भाई लोग, स्वागत है तुम्हारा एक नए और सबसे बवाल 5 चैप्टर मेगा सेट में। पिछले सेट के एंड में जो धमाका हुआ था वो तो तुम्हें याद ही होगा। अपने युनसी ने मौत को धोखा देकर उस टायरेंट बीस्ट के पेट में हेरेटिक गॉड का वाटर सीड खा लिया था। उसकी पावर आसमान फाड़कर सीधा स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म में पहुंच गई और उसने अपनी बीवी किंग युए को ठंड से जमने से बचा लिया। पर असली बवाल तब मचा जब हेरेटिक गॉड ने उन्हें टेलीपोर्ट करके एक नई दुनिया में भेज दिया, अज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट। और वहां युनची के कानों में एक ऐसा नाम पड़ा जिसने उसकी रूह तक कंपा दी, सू लिंगर। क्या ये सच में उसकी वही खोई हुई प्यार लिंगर है या कोई भयानक इल्यूजन? चलो बिना किसी देरी के सीधा बढ़ते हैं इस नए सफर की तरफ। क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग इतना भयानक तरीके से क्यों हिल रहा है? जैस्मिन ने अचानक पूछा। उसको साफ फील हो रहा था कि युनची का दिमाग इस वक्त ऐसी अफरा तफरी यानी टर्मोइल में था जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यहां तक कि जैस्मिन को युनची के दिल की जोर जोर से धड़कने वाली धक धक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट, 1999 प्रोफाउंड ईयर, 10 साल की उम्र, सू लिंगर, वो चूट का निशान, वही सेम नाम, वैसा ही चेहरा और बात करने का बिल्कुल वही तरीका। ये सारी बातें युनची के दिमाग में एक भयानक तूफान की तरह घूम रही थीं, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो बच्ची डर जाएगी या नहीं। उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस बच्ची की फ्रॉक और अंदर के कपड़े हल्के से ऊपर उठाए, और वहां उसके नाजुक राइट घुटने के ठीक ऊपर उसने दो छोटे छोटे लाल रंग के जन्म निशान यानी बर्थ मार्क्स एक साथ देखे। लिंगर, तुम लिंगर हो, तुम लिंगर हो, तुम लिंगर हो, तुम मेरी लिंगर हो। जिस सेकंड उसने उन दो जन्म निशानों को देखा, युनची के अंदर का आखिरी इमोशनल बंध पूरी तरह टूट गया। उसकी बॉडी का खून उबलने लगा, उसकी आंखों के सामने सुनहरे सितारे घूमने लगे और वो वहीं बेहोश होने वाला था। उसके दिमाग और आत्मा की सबसे गहरी गहराइयों में छुपी हुई हर फीलिंग, दुख, कड़वाहट, दर्द, शोक, सब एक साथ उबलकर बाहर आ गईं। उसकी आंखें पल भर में आंसुओं से धुंधली हो गईं। जैसे ही उसके इमोशंस टूटे, उसने अचानक उस बच्ची को कसकर गले लगा लिया। उसने उसे इतनी जिद से पकड़ा था जैसे वो अपनी पूरी दुनिया को गले लगा रहा हो। आह, वो बच्ची जिसको युनचे के दिल के इस भयानक तूफान के बारे में कुछ नहीं पता था, वो युनचे की इस अचानक हरकत से चौंक गई। पर जब युनचे ने उसे इतने जोर से गले लगाया, तो पता नहीं क्यों उस बच्ची को रत्ती भर भी बुरा फील नहीं हुआ। काफी देर बाद वो हल्के से बोली, बिग ब्रदर युनचे, दर्द हो रहा है, आप मुझे बहुत जोर से दबा रहे हो। इस वक्त इस बच्ची का एक एक शब्द युनचे के लिए किसी सपने के जादुई म्यूजिक जैसा था। उसका हर एक हिस्सा युनचे की आत्मा और जिंदगी से जुड़ा हुआ था। उसकी आवाज सुनकर युनचे ने डर के मारे अपने हाथ ढीले किए। उसे लगा कहीं वो बच्ची डर न जाए, इसलिए उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। पर उसके हाथ अभी भी उस बच्ची के पतले कंधों पर हल्के से रखे थे, जैसे उसे डर लग रहा हो कि अगर उसने उसे नहीं पकड़ा तो वो उसके सामने से हवा में गायब हो जाएगी। ये लिंगर है, मेरी लिंगर? तो फिर क्या ये सच में हेरेटिक गॉड का बनाया हुआ एक सपना है? अगर ये सपना है तो भी चलेगा। जब तक मैं अपनी लिंगर को दोबारा देख सकता हूं, भले ही ये सपना हो, मैं हमेशा के लिए इस नींद में सोने को तैयार हूं। बिग ब्रदर युनचे, आप अचानक रोने क्यों लगे? बच्ची का दिल कंफ्यूजन से भरा था, पर युनचे के चेहरे पर आंसुओं के निशान देखकर उसकी आंखों में दया आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में देखा और हल्के से उसके चेहरे से आंसू पोंछ दिए। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि युनचे का एक एक आंसू कितना ज्यादा कीमती था और वो उसके लिए बह रहे थे। मैं ठीक हूं। बस मेरी आंख में थोड़ी मिट्टी चली गई थी। युनचे ने अपना सिर हिलाया और अपने आंसुओं को रोकते हुए एक लल्लू सा बहाना दिया। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज थी जो उसके दिमाग का कंट्रोल इतनी बुरी तरह तोड़ सकती थी, और वो थी सू लिंगर। भले ही अभी उसकी नजर में ये सब एक इल्यूजन था, क्योंकि उसकी लिंगर उसकी बाहों में मर चुकी थी और उसने खुद उसे उस बांस के जंगल में दफन किया था। क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैं बिग ब्रदर युनचे की आंख में फूंक मार देती हूँ, ठीक है? एक बार जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी आंख में भी मिट्टी चली गई थी, पर जब मम्मी ने मेरी आंख में फूंक मारी तो मैं एकदम ठीक हो गई थी। ये बोलते हुए बच्ची के पिंक और सॉफ्ट होंठ आगे को पकड़ हुए। युनचे के सामने खड़ी ये सू लिंगर इतनी मासूम और नेचुरल थी, एकदम बिंदास और बिना किसी टेंशन के, और उसकी आंखें इतनी चमकदार और साफ थीं। हाँ, अभी वाली लिंगर अपने घरवालों के प्यार और लाड़ प्यार में पल रही थी। उसने अभी तक जिंदगी का कोई बुरा फेज नहीं देखा था।
उसे नहीं पता था कि उदासी क्या होती है, गम क्या होता है, दुश्मनी क्या होती है। युनचे की यादों वाली सू लिंगर की आंखों में जो हमेशा उदासी और दूरी रहती थी, वो याद करके युनचे के दिल में हर बार सुइयों जैसा दर्द होता था। कोई बात नहीं, मिट्टी निकल गई। देखो मैं ठीक हूं। यूंचे ने उसे जोर से पलके झपका कर दिखाया और उसके होठों पर एक बेहद प्यारी स्माइल आ गई। अभी सबसे जरूरी चीज लिंगर के पैर की चोटें हैं। बस 1 सेकंड में सब ठीक हो जाएगा और बिल्कुल दर्द नहीं होगा। यूंचे ने वापस अपने हाथ बच्ची के उस चोट वाले पैर पर रखे। एक गरम मैजिक पावर के साथ स्काई पॉइजन पर्ल की साफ करने वाली ताकत हल्के से उसकी चोट में घुसी और उसे ठीक करने लगी। फिर उसने एक दवाई की बोतल निकाली और बहुत प्यार से उसके पैर और एंकल पर क्रीम लगाई। फिर उसने दूसरे पैर पर भी उन 2 निशानों पर दवाई लगाई। इस पूरे प्रोसेस में यूंचे के हाथों की मूवमेंट इतनी हल्की थी जैसे वो किसी बहुत ही खूबसूरत और नाजुक कांच की गुड़िया को छू रहा हो। यूंचे जैसे टॉप डॉक्टर के लिए ऐसी छोटी सी चोट का कोई मतलब ही नहीं था, पर सिर्फ इसलिए ताकि सूलिंगर को रत्ती भर भी दर्द ना हो, उसने अपनी पूरी जान और दिमाग इसमें लगा दिया। उसका पूरा फोकस उसके हर एक एक्शन में दिख रहा था। ये सब खत्म होने के बाद वो किसी मरते हुए मरीज से भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था, पर फिर भी वो ये सब करके बहुत खुश था। आधा मिनट भी नहीं बीता और सूलिंगर के पैर की वो चोट किसी चमत्कार की तरह पूरी तरह गायब हो गई। यहां तक कि उसके पैर का वो पुराना निशान भी काफी हल्का हो गया था। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में वो निशान भी हमेशा के लिए गायब हो जाता। सूलिंगर ने अपना पैर थोड़ा हिलाया और हैरानी से खुशी के मारे चिल्लाई, वाह, अब दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। बिग ब्रदर यूंचे अब सच में बहुत औसम हो। बच्ची ने उसकी आंखों में ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में सितारे चमक रहे हों। यूंचे के लिए उसके दिल में जो इज्जत थी वो आसमान छू गई। यूंचे ने अपनी एनर्जी यूज करके लिंगर के जूते और सॉक्स से सारी मिट्टी साफ कर दी। फिर उसने बहुत प्यार से उन्हें वापस लिंगर के पैरों में पहना दिया। सूलिंगर ने न तो उसे रोका, न ही मना किया। उसे इसमें कोई शर्म भी नहीं आई। उसके दिल में एक अजीब सी प्यारी खुशी थी और एक ऐसी फीलिंग थी जिसे वो शब्दों में बता नहीं सकती थी। यहां तक कि उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लिंगर, लिंगर कहाँ हो तुम? लिंगर! अचानक दूर से घबराई हुई आवाजें आईं, और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि सूलिंगर का नाम पुकार रही थी। यूंचे को ये आवाज सूलिंगर से पहले ही सुनाई दे गई थी। अपनी भौहें से कोड़कर उसने उधर देखा और एक मिडिल एज्ड आदमी को तेजी से भागते हुए आते देखा। वो बुरी तरह घबराया हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे, पर फिर भी उसके चलने के स्टाइल से पता चल रहा था कि वो किसी हाई क्लास और शांत फैमिली से है। ये सूलिंगर का बाप है। वो आदमी बिजली की स्पीड से उनके पास पहुंच गया। अपने पापा की आवाज सुनकर सूलिंगर की आंखें चमक उठी और वो एक्साइटेड होकर बोली, पापा, ये पापा की आवाज है। वो अचानक खड़ी हुई और अपने पापा की तरफ भागी, पर कुछ कदम भागने के बाद वो मुड़ी, यूंचे को देखा और वहीं रुक गई। अपनी जगह पर खड़े होकर उसने अपने पापा को आवाज दी, पापा, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। लिंगर, लिंगर तुम कहां हो? लिंगर! वो उस आदमी का पूरा दिल सिर्फ सू लिंगर की सेफ्टी की टेंशन से भरा था, इसलिए अब तक उसने यूंचे पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब उसने यूंचे को देखा। एक कदम आगे आकर उसने बहुत ही गहरे एहसान के साथ कहा, छोटे भाई, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सू हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। यूंचे की हड्डियों में जो अकड़ थी, उस हिसाब से कोई मिडिल एज्ड आदमी तो छोड़ो, अगर कोई बहुत बड़ा बूढ़ा मास्टर भी होता तो यूंचे उसको सीधा इग्नोर मारता। पर उसके सामने खड़ा ये इंसान सू लिंगर का बाप था। ये बात ही अलग थी। उसने तुरंत इज्जत से जवाब दिया, सीनियर सू, आप ज्यादा बड़प्पन दिखा रहे हैं। लिंगर इतनी प्यारी और अच्छी है कि कोई भी उसे देखेगा तो बचाने आएगा। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है। यूंचे की इस शराफत ने उस आदमी पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डाला। वो मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई से ऐसी तारीफ सुनकर मेरी छोटी बेटी तो पक्का खुश हो गई होगी। तभी उसने शिया क्युंगयुए पर ध्यान दिया, जो वहां बिना किसी आवाज के लेटी हुई थी। हालांकि वो सिर्फ शांत लेटी हुई थी, पर उसकी देवी जैसी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर पागल हो जाए। वो आदमी 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, फिर खुद को संभाल कर बोला, छोटे भाई, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? इनकी शक्ल देखकर लग रहा है जैसे इन्हें कोई बहुत भयानक बीमारी ने जकड़ लिया है। यूंचे ने सर हिलाया, ये मेरी बीवी है। इनकी बॉडी में ठंड घुस गई है और इनकी लाइफ फोर्स बुरी तरह डैमेज हुई है। शायद ये बहुत लंबे टाइम तक बेहोश रहेंगी। अच्छा, तो ये बात है। उस आदमी ने सर हिलाया और मन ही मन सोचा, ये लड़का इस दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान लग रहा है और ये औरत किसी देवी की तरह खूबसूरत है। क्या बवाल जोड़ी है। इनका बैकग्राउंड पक्का कोई नॉर्मल नहीं होगा। खासकर इस औरत को देखकर कोई नॉर्मल फैमिली ऐसी देवी जैसी लड़की कैसे पैदा कर सकती है? इस लड़के की एज मुश्किल से 17-18 साल होगी, फिर भी इसकी ऑरा स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच चुकी है। ये पक्का कोई टॉप लेवल सेक्ट का मेन स्टूडेंट या वारिस होगा। ये सब सोचते हुए वो आदमी बोला, छोटे भाई,
लगता है तुम बाहर से आए हो, है ना? क्या तुम्हारे पास रुकने के लिए कोई जगह है? अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो कुछ दिन हमारे ग्रैंडवे क्लैन में क्यों नहीं रुक जाते? इस बहाने ये सू तुम्हारा एहसान भी चुका पाएगा। यूनचे का दिल अंदर से खुश हुआ। उसने एक नजर बेहोश शियाकिंग युए को देखी, फिर एक नजर सू लिंगर को देखी और बोला, इस जूनियर को सच में अपनी बीवी का इलाज करने के लिए एक शांत जगह चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं सीनियर की इस मेहमान नवाजी को खुशी से एक्सेप्ट करता हूं। इतनी शराफत मत दिखाओ छोटे भाई, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। वो बहुत वार्मली हंसने लगा। ओ हाँ, मेरा सरनेम सू है और पूरा नाम सू हैंगशान है। आओ लिटिल ब्रदर यून। बिग ब्रदर यूनचे हमारे साथ घर चलेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सू लिंगर खुशी के मारे उछलने लगी। उसकी इस ओवर एक्साइटमेंट को देखकर सू हैंगशान थोड़ा अजीब फील करने लगा। उसने उसे प्यार से डांटते हुए बोला, लिटिल ब्रदर यून ना सिर्फ हमारे सेवियर हैं, बल्कि अब हमारे गेस्ट भी हैं। तुम्हें थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए। ऐसे चीखना चिल्लाना अच्छे बच्चों का काम नहीं है, समझी? ही पापा, आप कितना चिक-चिक करते हो। बिग ब्रदर यूनचे दुनिया के सबसे बेस्टेस्ट इंसान है, वो कभी मेरी कंप्लेन नहीं करेंगे। ये बोलते हुए सू लिंगर भागकर यूनचे के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, बिग ब्रदर यूनचे, आपने हमारे घर आने का प्रॉमिस किया है, अब आप बीच रास्ते से भाग नहीं सकते, ठीक है? ठीक है। यूनचे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्की सी स्माइल के साथ सू लिंगर की छोटी सी नाक को टच किया। वो सच में जानना चाहता था कि सू लिंगर आखिर किस तरह की फैमिली में पैदा हुई और बड़ी हुई थी। सू हैंगशान एक सेकंड के लिए थोड़ा कंफ्यूज हुआ। टाइम के हिसाब से लिंगर और यूनचे को मिले मुश्किल से आधा घंटा हुआ था, फिर ये दोनों इतने क्लोज कैसे हो गए? ऊपर से लिंगर की आदत जानते हुए वो अनजान लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर लिटिल ब्रदर यून को वो इतना ज्यादा पसंद कर रही थी, ये सच में बहुत अजीब था। यूनचे ने शिया किंग युए को अपनी गोद में उठाया और सू हैंगशान के पीछे पीछे उस ग्रैंड वे क्लैन की तरफ चल पड़ा, जहां सू लिंगर बड़ी हुई थी। रास्ते में यूनचे ने सू हिंगशान से काफी बातें की। सू हिंगशान की खुद की आवाज सुनकर उसे 100% कंफर्म हो गया कि ये जगह सच में एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट ही है और साल सच में 1999 चल रहा है। जब सू हिंगशान ने पूछा कि वो दोनों कहां से आए हैं, तो यूनचे ने बिना सोचे झूठ बोल दिया कि वो और चिंग युए अपनी सेक्ट से बाहर दुनिया देखने एक्सपीरियंस निकले थे, पर अभी थोड़ी देर पहले उनका सामना एक खतरनाक मॉन्स्टर से हो गया, जिसमें चिंग युए बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गई। अपनी पिछली जिंदगी में ही यूनचे को समझ आ गया था कि सू लिंगर किसी छोटी मोटी फैमिली से नहीं है। हालांकि वो यूनचे के कपड़े धोने, उसे नहलाने, खाना बनाने, जड़ी बूटियां ढूंढने और उसका इलाज करने के लिए सबसे सिंपल कपड़े पहनती थी, पर वो ये सारे काम इतनी परफेक्टली करती थी कि कोई आम लड़की वैसा नहीं कर सकती। उसकी हरकतों में जो नेचुरल क्लास, ग्रैंड्योर और ग्रेस थी, वो किसी नॉर्मल फैमिली की लड़की में नहीं आती। पर आज उसको सू हिंगशान से बात करके पता चला कि सू हिंगशान एक्चुअली ग्रैंड वे क्लैन का करंट मास्टर है और सू लिंगर इस पूरी ग्रैंड वे क्लैन की इकलौती प्रिंसेस है। सूपवे कंट्री की नदी के ईस्ट में ग्रैंड वे क्लैन बिना किसी शक के सबसे बड़ी और नंबर 1 सेक्ट थी। इनकी औकात और पावर बिल्कुल न्यू मून सिटी की शाओ सेक्ट ब्रांच के बराबर थी और इनका पूरा पावर ग्रैंड वेक माउंटेन से आने वाले खजानों और मिनरल्स पर टिका था। सू हिंगशान की ऑरा और उन 3 काले कपड़े वालों की पावर देखकर यूनचे को लग रहा था कि ये ग्रैंड वेक क्लैन न्यू मून सिटी की शाओ सेक्ट से 1-2 लेवल ऊपर ही होगी, पर हाँ, इनकी औकात एम्पायर के टॉप 4 मेजर सेक्ट्स के लेवल की बिल्कुल नहीं थी। लेकिन भाई, उस ईस्ट रिवर के एरिया में नंबर 1 होने के बाद भी ग्रैंड वेक क्लैन का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड। एक सेक्ट मास्टर होने के नाते सू हिंगशान में वो पावर और एटीट्यूड होना चाहिए था, पर वो एकदम ऑपोजिट था। वो बहुत ही शांत और वेल बिहेव्ड इंसान था। यूनचे जैसे एक जवान लड़के के सामने उसने नंबर 1 सेक्ट मास्टर होने का रत्ती भर भी घमंड या प्राइड नहीं दिखाया। यूनचे को थैंक यू बोलते वक्त उसके चेहरे पर कोई झूठापन या एटीट्यूड नहीं था। अगर यूनचे ने उसके मुंह से खुद नहीं सुना होता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये आदमी एक सेक्ट मास्टर है। जब बाप इतना अच्छा था तो इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि सू लिंगर इतनी अच्छी और प्यारी पैदा हुई थी। यूनचे सू लिंगर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। जब उसने पूछा कि बाप बेटी पर यह अटैक क्यों हुआ, तो सू हिंगशान ने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये सब सेक्ट्स की आपस की दुश्मनी है। अगर मैं बताऊंगा तो लोग हंसेंगे लिटिल ब्रदर यून, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लोग लिंगर पर अटैक करेंगे। ये घटिया हरकत मैं कभी माफ नहीं करूंगा। यूनचे ने थोड़ा सोचा और बोला, सीनियर सू, मैं ज्यादा बोल रहा हूं इसलिए माफ करना, पर आप और सू लिंगर तो बस थोड़ी देर बाहर घूमने आए थे, फिर भी उन्होंने एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ अटैक किया। इसका साफ मतलब है कि किसी अपने ने ही आपकी और लिंगर की लोकेशन उन्हें लीक की है। साह, सू हिंगशान ने ठंडी सांस ली।
मुझे ये बात अच्छे से पता है, पर मैं सच में अपने किसी आदमी पर शक नहीं करना चाहता। भाई, ग्रैंड वे क्लैन यूनचे की सोच से भी बहुत बड़ी थी। इस सेक्ट में कम से कम हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट्स होंगे। बिग ब्रदर यूनचे, देखो, ये मेरा घर है। कितना बड़ा है ना? और ये जो इतना बड़ा पहाड़ हमारे पीछे है, वो भी हमारा घर है। जैसे ही वो ग्रैंड वे क्लैन के मेन गेट के पास पहुंचे, सू लिंगर खुशी खुशी उन्हें सब कुछ दिखाने लगी। सू हैंगशान के चेहरे पर पूरे रास्ते टेंशन थी, पर सू लिंगर एकदम बिंदास थी, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी जान जाते जाते बची थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी प्यारी और मासूम स्माइल थी, जैसे वो पिछला सब कुछ भूल चुकी हो। उसकी उस देवी जैसी स्माइल को देखकर यूनचे की आंखें हमेशा उसमें खो जाती थीं। लिंगर, कितना अच्छा होता अगर तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही बिना किसी टेंशन के खुश रह पाती। फादर, लिंगर, आप लोग आ गए। एक 20 साल का जवान लड़का दूर से उन्हें लेने आया और इमोशनली चिल्लाया। मैंने अफवाहें सुनी थी कि ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड वालों ने आप पर अटैक किया है। आप लोगों को ठीक देखकर बहुत अच्छा लगा। फादर, लिंगर, आप दोनों को चोट तो नहीं लगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा डर गए थे और किस्मत से इस छोटे भाई ने हमारी मदद कर दी। सू हैंगशान ने सर हिलाया और युनचे को इंट्रोड्यूस किया। लिटिल ब्रदर युन, ये मेरा बेटा सू हावरान है। मैं इस साल 46 साल का हो गया हूँ और मेरे सिर्फ यही 2 बच्चे हैं। ये बोलते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। हावरान, ये लिटिल ब्रदर युनचे हैं। अगर इन्होंने लिंगर को नहीं बचाया होता तो वो ब्लैकवुड वाले कुत्ते लिंगर को ले जा चुके होते। लिटिल ब्रदर युन की बीवी को थोड़ी चोट लगी है और इन्हें कुछ दिन हमारी मदद चाहिए। तुम्हें अपने फादर की तरफ से इनका ध्यान रखना होगा। क्या? ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड वालों ने लिंगर पर हाथ उठाया? वो लोग इतने नीच गिर गए, एकदम बेरहम। सू हावरान का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने युनचे के आगे हाथ जोड़े। ब्रदर युन, लिंगर को बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये बोलते बोलते उसकी नजर अचानक युनचे की बाहों में बेहोश पड़ी श्या किंग युए पर गई। और भाई, अचानक उसका दिमाग वहीं अटक यानी कि फिक्स हो गया और उसकी नजरें किंग युए के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी शक्ल ऐसी हो गई जैसे किसी पागल या इम्बेसिलिक की होती है जिसका आत्मा उसके अंदर से निकल गया हो। युनचे एकदम शांत रहा। उसने किंग युए को अपने से सीने से और कसकर लगा लिया ताकि सू हावरान उसे देख न पाए और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, ये तो मेरा फर्ज था। ब्रदर हावरान ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। बिग ब्रदर, युनचे के बगल में खड़ी सू लिंगर ने एकदम ठंडी आवाज में अपने भाई को बुलाया। युनचे को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि सू लिंगर का अपने भाई से कोई खास लगाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में बहुत दूरी यानी कि एलियनेशन हो। और इस सू हावरान का किंग युए को ऐसे गंदी तरह घूरना युनचे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सू हावरान वापस होश में आया, अपना सर थोड़ा नीचा किया और एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ बोला, फादर, क्लैन को आपके ऊपर हुए अटैक के बारे में पता चल गया है। 2nd और 6th अंकल मीटिंग रूम यानी कि कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। सू हैंगशान ने सर हिलाया। ठीक है, मैं जाता हूँ। हावरान, तुम जाकर लिटिल ब्रदर युन और इनकी बीवी के रुकने का इंतजाम करो। ओह, इन्हें ड्रैगन पोचिंग पवेलियन यानी कि ड्रैगन के आराम करने वाला कमरा में रुकवा दो। उसने युनचे की तरफ मुड़कर कहा, लिटिल ब्रदर युन, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे माफ करना। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना सोचे मेरे बेटे को बता देना। बिल्कुल भी शर्म मत करना। लिंगल, आओ, पापा के साथ चलो। सू हैंगशान लिंगर को लेकर वहां से जल्दी निकल गया। लिंगर बार बार पीछे मुड़कर युनचे को देख रही थी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो युनचे को छोड़कर जाना नहीं चाहती। सू हावरान के पीछे चलते हुए युनचे ने किंग युए को उठाया और उस ड्रैगन पर्चिंग पवेलियन में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने किंग युए को उस बड़े से अकेले बेड पर प्यार से लिटा दिया। ग्रैंड वेक माउंटेन का माहौल बहुत ही ग्रैंड शानदार था, क्योंकि ये अज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के 12 होली पहाड़ों में से एक था। इन पहाड़ों में बेहिसाब जादुई जड़ी बूटियां और पत्थर स्पिरिट स्टोन्स भरे पड़े थे। इन्हीं खजानों की वजह से ग्रैंड वेक क्लैन इतनी अमीर और ताकतवर बनी थी। सू हंगशान ने युनचे के लिए जो कमरा चूज किया था वो एकदम महलों जैसा लग्जूरियस था। इसका नाम ड्रैगन पर्चिंग पवेलियन ऐसे ही नहीं रखा गया था। वहां लाल रंग की महंगी लकड़ी हार्डवुड का काम था और हर तरफ 5 पंजों वाले उड़ते हुए ड्रैगन, फ्लाइंग ड्रैगन के शानदार स्टैचूज, स्कल्पचर्स बने थे। ये पक्का वो जगह थी जहां ग्रैंड वेक क्लैन अपने सबसे वीवीआईपी मेहमानों, ऑनर्ड गेस्ट को रुकवाती थी। इससे साफ पता चल रहा था कि सू हंगशान अपनी बेटी की जान बचाने के लिए युनचे का कितना एहसानमंद था। ब्रदर युन और ये लेडी पति पत्नी हैं? हाँ बिल्कुल, युनचे ने सिर हिलाया। तभी उसने सू हावरान की आंखों में एक जलन, जेलेसी की चमक देखी।
सू हावरान ने जबरदस्ती स्माइल की और बोला, ब्रदर युन सच में बहुत किस्मत वाले हैं जिनकी शादी ऐसी परी जैसी खूबसूरत लड़की से हुई है। ओह, वैसे ब्रदर युन का टैलेंट भी अच्छा ही है। आप एक्चुअली स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच चुके हैं। नॉट बैड, नॉट बैड। सू हावरान की इन बातों में एक स्ट्रांग आदमी की कमजोर आदमी से बात करने वाली अकड़, एरोगेंट कौन छुपी थी। वो 20 साल का था और उसकी पावर स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के 4th लेवल पर थी। वो उस पूरे ईस्ट रिवर एरिया में जवान लोगों का सबसे टॉप फाइटर था। अगर सिर्फ पावर की बात करें तो वो युनचे से ज्यादा स्ट्रांग था, जो अभी सिर्फ स्पिरिट लेवल 1 पर था। पर यह बात सिर्फ प्रोफाउंड स्ट्रेंथ तक ही लिमिटेड थी। असलियत में युनचे उसका बाप था। ब्रदर हावरान ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, युनचे ने बिना सोचे जवाब दिया। पर ब्रदर युन, बुरा मत मानना, पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। हालांकि आपका टैलेंट अच्छा है, पर आप ऐसे ही मुंह उठाकर अपनी बीवी के साथ दुनिया घूमने निकल पड़े, आप अपने लिए खुद ही मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। इस दुनिया में आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। अकड़, एरोगेंस और अनजान बनकर रहना अच्छी बात नहीं है। जब तक आपके पास अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की सच्ची ताकत ना आ जाए, तब तक ऐसे मजे में घूमना ठीक नहीं। वरना जब कोई असली मुसीबत आएगी और आप उन्हें बचा नहीं पाएंगे, तो आपकी इस परी जैसी खूबसूरत लड़की की जान को खतरा हो सकता है। भाई, जब सू हावरान ये भाषण दे रहा था तो वो बार बार चुपके से शिया किंग युए की तरफ घूर रहा था। हर बार जब वो उसे देखता, उसकी उंगलियां कपकपाती। अपनी पूरी जिंदगी में उसने किंग युए जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। इनफैक्ट उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है। काफी बार तो उसका मन कर रहा था कि वो युनचे को यहीं बेहोश कर दे और इस सोती हुई खूबसूरती के साथ जो चाहे करे। युनचे ने एक हल्की स्माइल दी और बोला, ब्रदर हावरान, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सू हावरान ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और अपनी थरक को रोक नहीं पा रहा था। ये लेडी कोमा में है और उठ नहीं रही। लगता है इनकी चोट काफी गहरी है। मुझे भी इलाज करने का थोड़ा बहुत नॉलेज है, मेडिकल एक्सपर्टीज। मुझे इन्हें थोड़ा चेक करने दीजिए, फिर मैं कुछ जड़ी बूटियां ले आऊंगा और ये तुरंत ठीक हो जाएंगी। ये बोलकर सू हावरान बेशर्मों की तरह आगे बढ़कर किंग युए के बेड के पास आने लगा। युनचे ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और बिना किसी शराफत के सू हावरान का रास्ता ब्लॉक कर दिया और ठंडी आवाज में बोला, इसकी जरूरत नहीं है। अपनी बीवी की हालत के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता। ब्रदर हावरान को इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इतनी अच्छी खातिरदारी के लिए शुक्रिया। अब मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप जा सकते हैं। सू हावरान की शक्ल बिगड़ गई और अब उसके पास वहां रुकने का कोई बहाना यानी रीजन नहीं बचा था। उसने युनचे को घूरा और बोला, ठीक है, फिर मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बाहर खड़े नौकरों को किसी भी वक्त बता देना। जब युनचे ने देखा कि सू हावरान चला गया है तो उसने तुरंत कमरे का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। उसने एक शैतानी हंसी हंसी और खुद से बड़बड़ाया, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरी बीवी पर गंदी नजर डाले। सोचने को तो कुछ भी सोच ले, पर अगर तूने इसके आगे कुछ भी करने की कोशिश की तो तू भले ही लिंगर का भाई क्यों ना हो, मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। क्यूंचे गहरी नींद में सो रही थी और उसे रत्ती भर भी नहीं पता था कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी है। यूनचे उसके पास बिल्कुल सटकर बैठा रहा और उसे गार्ड करता रहा। हर 15 मिनट में यानी 8th ऑफ एन आवर में वो उसकी अंदर की एनर्जी यानी वाइटैलिटी चेक करता, और जब उसने देखा कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे शांत हो रही है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। जास्मिन, क्या तुम्हारे पास इसको जल्दी ठीक करने का कोई रास्ता है? यूनचे ने पूछा। हालांकि क्यूंचे की हालत अभी रुक यानी स्टेबलाइज चुकी थी, पर उसकी नसों की चोट इतनी भयानक थी कि यूनचे को भी उसको ठीक करने में बहुत लंबा टाइम लगता। वो और क्यूंचे इस दुनिया में सिर्फ एक दिन यानी 24 आवर्स रुक सकते थे। वापस हेवन बेसिन सीक्रेट रील में जाने के बाद वो वहां सिर्फ आधा दिन यानी हाफ अ डे और रुक पाएंगे। जब वो लोग उस सीक्रेट रील से बाहर निकलेंगे तो फ्रोजन क्लाउड इंटरमीडिएट एम्पायर के लोग यूनचे से क्यूंचे से दोबारा मिलने भी नहीं देंगे। यूनचे को अच्छे से पता था कि अगर वो लोग क्यूंचे को अपनी सेक्ट में वापस ले गए तो वो भी क्यूंचे को 100% ठीक नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स, यूनचे ने तो बस ऐसे ही पूछा था, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि जैस्मिन इतने कॉन्फिडेंस यानी सर्टेनिटी के साथ हाँ कहेगी। रास्ता वही चीज है जो तुम्हें इसके साथ ढूंढी थी, द एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस। इस कमल की पावर तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज्यादा है। अगर तुम अपनी स्काई पॉइजन पर्ल का यूज करके इस लोटस की पूरी पावर यानी एसेंस को ठीक से निकाल लो और फिर इसे क्यूंचे को पिला दो, तो इसकी पूरी बॉडी पल भर में ठीक हो जाएगी और इसकी मैजिक पावर सीधा स्काई प्रवाउंड रील्म की बाउंड्रीज को फाड़ देगी। तुम्हारे ब्लू विंड एम्पायर में ये अकेली ऐसी लड़की बन जाएगी जो 20 साल की उम्र से पहले स्काई प्रवाउंड लेवल पर पहुंच जाएगी। पर इन सब के लिए सबसे बड़ी शर्त यानी प्रेमिस ये है कि तुम्हें खुद ये करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। साची, युनची का दिमाग खुशी से झूम उठा। वो खड़ा हुआ और चिल्लाया, वो ब्रेक थ्रू करेगी या नहीं ये बात की बात है। अगर एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस उसे इतने कम टाइम में पूरी तरह ठीक कर सकता है तो मैं इसको क्यों नहीं यूज करूंगा। तुम्हें ठीक से सोच लेना चाहिए।
जैस्मिन ने वार्निंग दी, एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस को तुम्हारे ब्लू विंड एम्पायर में ऐसे ही होली आइटम सेक्रेड ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता। एक बार इस लोटस को यूज करने के बाद हो सकता है अगले 1000 साल तक एम्पायर में इस लेवल की कोई और चीज पैदा ही ना हो। सीधी भाषा में बोलूं तो अगर तुमने ये लोटस उस पर यूज किया तो इसका मतलब है कि तुम हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मौका खो दोगे। और सुनो, तुम्हारी बॉडी में अलग अलग डिवाइन बीस्ट्स, भगवानों वाले जानवर और प्राइमोडियल गॉड्स का खून, ब्लड लाइन और मैजिक है। जब भी तुम्हारी पावर एक लेवल बढ़ती है तो तुम्हारी ताकत में जो उछाल इंक्रीज आता है उसकी तुलना किसी और आम इंसान से नहीं की जा सकती। अगर तुमने ये लोटस खुद पर यूज किया तो तुम्हारी ताकत में जो इजाफा होगा वो क्विंग यूए से कई गुना ज्यादा, फार सरपास होगा। मेरी नजर में अगर तुमने ये खजाना सच में उसको दे दिया तो ये एक बहुत ही स्टूपिड और वेस्टफुल कदम होगा। युनचे 2 कदम पीछे हटा, फिर बस एक सोच के साथ उसने वो बड़ा सा एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस अपने दोनों हाथों के बीच में निकाल लिया। हालांकि लोटस अब हवा में था, पर उस पर स्काई पॉइजन पर्ल की एक पावरफुल ऑरा का कवर था, इसलिए उसकी जादुई ताकत एसेंस रत्ती भर भी लीक नहीं हो रही थी। युनचे ने बिना एक सेकंड सोचे बोला, ताकत बढ़ाना जरूरी है, पर वो मेरी कानूनी बीवी है, उसकी रिकवरी मेरी पावर बढ़ाने से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है। और सुनो, अगर मेरे सामने वो नहीं तुम पड़ी होती जैस्मिन, तो मैं तुम्हारे लिए भी यही चुनता। जैस्मिन कुछ बोलने वाली थी, पर युनचे की इस बात ने उसको अचानक चुप, स्पीचलेस कर दिया और वो काफी देर तक एक शब्द नहीं बोली। स्काई पॉइजन पर्ल की हरी रोशनी ने तुरंत उस एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस को कवर कर लिया। उसके अंदर जितनी भी जादुई ताकत थी उसे तेजी से रिफाइन, शुद्ध किया जाने लगा। हल्का नीला और लाल रंग का पाउडर धीरे धीरे नीचे गिरा और आखिर में युनचे की हथेली में जमा हो गया। जो चीज वहां बची वो एक ड्रैगन की आंख के साइज की गोल मोती थी, जिसमें से एक हल्की नीली चमक निकल रही थी। एक मदहोश करने वाली खुशबू युनचे की नाक में गई। उस खुशबू की एक सांस लेते ही युनचे को लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई हो और उसका ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा तेज हो गया। एक होली आइटम होने के नाते एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस बहुत कीमती था, पर उसको रिफाइन करना उतना ही मुश्किल था। अगर ये किसी और के हाथ में होता तो वो ज्यादा से ज्यादा इसकी 30%, 1/3 पावर ही बचा पाता, पर युनचे के हाथों में उसने वो कर दिखाया जिसको कोई मान नहीं सकता, 100% इफेक्टिवनेस। इसलिए युनचे के हाथ में जो एम्परर अवेकनिंग हार्ट पैलेट थी उसका असर किताबों में लिखे असर से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग था, शायद 2 या 3 गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा। किताबों के हिसाब से इसकी एक गोली खाकर अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के अर्ली स्टेज वाला इंसान सीधा स्काई प्रोफाउंड रेल्म में घुस सकता था, पर युनचे के हाथ में जो गोली थी उसे खुद नहीं पता था कि इसे खाने के बाद क्विंग यूए जब उठेगी तो उसकी पावर किस भयानक लेवल तक पहुंच जाएगी। सिर्फ उसकी खुशबू सूंघने से ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बॉडी को पवित्र कर दिया गया हो। तो सोचो, अगर कोई इसे खा ले तो उसकी बॉडी में कैसा भयानक बदलाव आएगा। इस गोली का लालच ऐसा था कि दुनिया के बड़े बड़े बूढ़े मास्टर्स भी खुद को रोक नहीं पाते, पर युनचे उसको चुपचाप देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था। उसके अंदर रत्ती भर भी कंफ्यूजन, हेजिटेशन नहीं था। अगर क्विंग यूए ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो वो कब का मर चुका होता, तो उसे बचाने में वो पीछे क्यों हटता। वो आगे बढ़ा और उसने प्यार से किंग यूए के नाजुक होंठ खोले। फिर उसने वो एम्परर अवेकनिंग हार्ट पैलेट, जो पूरे ब्लू विंड एम्पायर में भूकंप ला सकती थी, किंग यूए के मुंह में डाल दी। अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का हल्का सा पुश देकर उसने गोली को किंग यूए की बॉडी के अंदर पहुंचा दिया। जैस्मिन ने उसे रोकने के लिए एक शब्द नहीं कहा। क्लैंक। युनचे को अपनी एनर्जी एज अ कैटलिस्ट सपोर्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गोली लगभग तुरंत किंग यूए की बॉडी में घुस गई। किंग यूए की बॉडी से एक चांदनी जैसी सफेद रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी बहुत ही सॉफ्ट थी और इसमें रत्ती भर भी वाइल्ड एनर्जी नहीं थी। नॉर्मल केसेस में जिस दवाई में इतनी पावर होती है उसे बॉडी में डाइजेस्ट यानी रिफाइन करने में बहुत लंबा टाइम लगता है और ये प्रोसेस बहुत खतरनाक होता है। खाते ही वो बॉडी के अंदर आग की तरह ब्लास्ट करती है। अगर उसे ठीक से कंट्रोल ना किया जाए तो वो आग पूरी बॉडी को बर्बाद कर सकती है, यहाँ तक कि मौत यानी फेटल भी हो सकती है। पर जब ये एम्परर अवेकनिंग हार्ट पैलेट बॉडी में गई तो इसकी पावर पानी की लहरों की तरह सॉफ्ट थी। धीरे धीरे, प्यार से ये उसकी बॉडी के हर हिस्से में फैल गई और अपनी सारी पावर किंग यूए को देने लगी। उस चांदनी वाली रोशनी के अंदर किंग यूए की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल और रिलैक्स होने लगी। युनचे ने खुशी से देखा कि ठंड की वजह से उसकी जो नसें यानी मेरिडियंस चिथड़े हो चुकी थी वो किसी चमत्कार की तरह बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। उसके ब्लड का फ्लो भी तुरंत नॉर्मल हो गया। फिर उसके सफेद चेहरे पर एक हल्की सी गुलाबी चमक आने लगी और उसके बाद युनचे की फिक्र भरी नजरों के सामने किंग यूए ने धीरे से अपनी आंखें खोली। किंग यूए को गोली देने से लेकर उसके होश में आने तक सिर्फ 15 मिनट लगे थे,
इस गोली के चमत्कारी असर को देखकर युनचे को लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। हम कहाँ हैं? किंगयुए ने धुंधली आंखों से चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक कंफ्यूजन यानी मिस्टी एक्सप्रेशन था, जैसे वो किसी सपने में हो। उसकी यादों के हिसाब से वो अभी भी उस हेवन बेसिन वाले मॉन्स्टर के पेट के अंधेरे और ठंड में होने चाहिए थे। उसको अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत सॉफ्ट पावर फील हो रही थी और एक गर्म ताकत की लहर उसकी बॉडी के हर कोने में लगातार दौड़ रही थी। उठो मत। युनचे ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके कंधों को हल्के से दबाकर प्यार से बोला, ये बहुत सेफ जगह है, टेंशन मत लो, तुम सपना नहीं देख रही हो, हम वहां से बच निकले हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं और तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर युनचे ने उसको शॉर्टकट में बताया कि क्या क्या हुआ था, उस मॉन्स्टर के पेट से बच निकलने से लेकर यहां आने तक। पर उसकी कहानी असलियत से थोड़ी अलग थी। उसने किंगयुए को बताया कि उसे गलती से उस मॉन्स्टर के पेट में एक स्पेस एट्रीब्यूट यानी टेलीपोर्ट करने वाला खजाना मिल गया था, जिससे वो लोग यहां आ गए थे। उसने किंगयुए को ये नहीं बताया कि ये जगह एक्चुअली में एक सपने की दुनिया है। जब युनचे अपनी स्टोरी सुना रहा था, तब भी वो गोली चिंगुए की बॉडी में लगातार अपनी पावर रिलीज कर रही थी और उसकी जीरो हो चुकी प्रोफाउंड एनर्जी को एक भयानक स्पीड से वापस भर रही थी। इस स्पीड से शायद 2 घंटे से भी कम टाइम में उसकी बॉडी और पावर 100% ठीक हो जाती। तुमने मुझे एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस दे दिया। अपनी बॉडी में उस गर्म ताकत को फील करने के बाद चिंगुए सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी सोच सकती थी। मैं पहले थोड़ा डर रहा था, पर किस्मत से जैसा तुमने बताया था, इस गोली की पावर बहुत सॉफ्ट यानी वार्म है, इसमें रत्ती भर भी रिस्क नहीं है, युनचे ने हल्की स्माइल के साथ कहा। पर कोई परवर नहीं। युनचे ने उसकी बात काटी और अपना हाथ हल्के से हिलाया। फिर उसने आगे बढ़कर चिंगुए के नाजुक हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। मेरी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान देने को तैयार थीं, तो एक लल्लू से एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस की औकात ही क्या है? ऊपर से हम पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे के बीच इतना फर्क करने की जरूरत नहीं है। अचानक श्या चिंगवे, जिसके हाथों को युनचे ने कसकर पकड़ा हुआ था, उसका दिल हल्के से कांपा। उसने अनजाने में अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर युनचे ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था। उसने लगातार काफी बार ट्राई किया, पर अपनी कमजोरी की वजह से हार गई। उसके पास युनचे को अपने हाथ पकड़े रहने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ने लगी। हालांकि उसने चुपके से अपनी फ्रोजन हार्ट आर्ट्स यूज करके अपनी फीलिंग को रोकने की कोशिश की, पर इस बार वो फेल हो गई। दोनों की शादी को काफी टाइम हो चुका था, पर यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसे रोमांटिक और अजीब तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। चिंगुए के हाथ बर्फ की तरह ठंडे और बहुत सॉफ्ट थे। वो बिल्कुल एक सॉफ्ट जेड यानी मोती की तरह थे, इतने नाजुक जैसे उनमें हड्डियां ही ना हों, बोनलेस। एक बार पकड़ने के बाद युनचे का उन्हें छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। दोनों काफी देर तक चुप रहे। दोनों को ही डर लग रहा था कि अगर किसी ने कुछ बोला तो ये स्पेशल रोमांटिक माहौल मूड टूट जाएगा। नॉक नॉक नॉक। बाहर से किसी के आराम से चलने, ग्रेसफुल फुटस्टेप्स की आवाज आई और फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। चिंगवे के हाथ न छोड़ते हुए युनचे ने पूछा, कौन है? बिग ब्रदर युनचे, क्या आप अंदर हो? मैं लिंगर हूं। सू लिंगर की एकदम बिंदास किसी चिड़िया जैसी प्यारी आवाज गूंजी। युनचे ने तुरंत दरवाजा खोला और वहां सू लिंगर खड़ी थी, जो अब हल्के हरे रंग की प्यारी सी फ्रॉक पहने हुए थी। जब उसने युनचे को देखा तो उसने खुशी से स्माइल की। बिग ब्रदर युनचे। लिंगर। सू लिंगर का प्यारा सा डेलिकेट छोटा सा चेहरा देखकर युनचे के दिल में प्यार और खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसकी आत्मा की गहराइयों तक झुलसा देने वाली ये खुशी ऐसी थी जिसकी जगह दुनिया की कोई और चीज नहीं ले सकती थी। बस लिंगर को आराम से देखकर ही उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब परफेक्ट हो चुकी है। उसको नहीं पता था कि जब सू लिंगर ने उसे देखा था तो उसके अंदर भी बिल्कुल वैसी ही एग्जैक्ट सेम फीलिंग्स आई थी जैसी युनचे के अंदर आई थी। युनचे को ऐसी फीलिंग इसलिए आई थी क्योंकि वो और सू लिंगर अपनी पिछली जिंदगी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए थे। पर सू लिंगर के हिसाब से ये बस एक सिंपल सी फीलिंग थी, एक सिंपल खुशी और किसी अपने के पास होने का एहसास जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन या कारण नहीं था। उसने कहा, हे बिग ब्रदर युनचे, पापा ने मुझे आपसे कहने को बोला है कि शाम होते ही क्लैन में बहुत सारे लोग आने वाले हैं और कुछ बुरी चीजें होने वाली हैं। जब वो टाइम आएगा तो बिग ब्रदर युनचे को अपने कमरे का दरवाजा कसकर बंद कर लेना है और किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना है। ओ, युनचे की भौहें हल्के से सिकुड़ी। फिर उसने सिर हिलाया और एक हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। तो बिग ब्रदर युनचे, मैं अब वापस जा रही हूँ। आपको और ब्यूटीफुल बड़ी बहन को अच्छे से आराम, रेस्ट करना है। सू लिंगर ने मुस्कुराते, बीमिंग हुए कहा। उसने एक छोटा कदम पीछे लिया,
पर वो वहां से तुरंत नहीं गई। उसकी हीरे जैसी चमकती लिक्विड डायमंड आंखें युनचे पर ही अटकी हुई थीं और उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं, कुडंट बेयर टू लीव था। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों जाना है? मेरा तो मन था सूलिंगर के साथ थोड़ी और बातें करने का। सूलिंगर ने अपना मुंह बनाया और बोली, पापा ने कहा कि आप लोग बहुत दूर से सफर करके आए हो और पक्का बहुत थक गए होंगे। ऊपर से ब्यूटीफुल बड़ी बहन बीमार हैं और उन्हें भी आराम चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि बस मैसेज देकर तुरंत वापस आ जाओ ताकि मैं आपको परेशान न करूं। बिग ब्रदर युनचे, जब ब्यूटीफुल बड़ी बहन उठ जाएंगी तो क्या आप मेरे साथ खेलोगे? ओह, और एक और बात, बिग ब्रदर युनचे इतनी दूर से आए हैं तो मुझे बिग ब्रदर युनचे वे उस बहुत दूर वाली जगह की कहानियां सुननी है। सूलिंगर अभी भी बहुत मासूम और खुश मिजाज थी। उसकी इस भोलेपन वाली खुशी से युनचे को इतना मजा आ रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो किसी हसीन सपने में हो, इन अ ड्रीम। उसने हल्के से स्माइल किया, फिर आराम से और ध्यान से अपना सिर हिलाया। ठीक है, जब टाइम मिलेगा मैं सूलिंगर के साथ पक्का खेलूंगा और मैं सूलिंगर को बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा। पक्का वादा, इट्स अ डील। हे। सूलिंगर ने अपना सिर तेलहा किया और खुशी से ऐसे भागी जैसे कोई आजाद की हुई प्यारी चिड़िया, ओरियोल हो। अपने कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद युनचे का चेहरा तुरंत एकदम सीरियस, सिवियर हो गया। शाम को यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले थे। किस तरह की बुरी चीजें होने वाली थीं? कहीं ऐसा तो नहीं? बेड के ऊपर शिया किंगयुए की आंखें हल्के से बंद थीं और वो ध्यान में, मेडिटेटिव स्टेट में थी। वो आराम से उस एम्परर अवेकनिंग हार्ट पैलेट की ताकत को अब्जॉर्ब, सोख रही थी और कंट्रोल कर रही थी, पर उसकी पांचों सेंसेस, 5 सेंसेस पूरी तरह लॉक नहीं थी। उसने युनचे और सूलिंगर की पूरी बातचीत सुन ली थी। इस जगह पर उनके रुकने का टाइम लिमिट सिर्फ 24 घंटे 24 आवर्स का था। वो ऑब्वियसली अपना हर एक सेकंड लिंगर के साथ नहीं बिता सकता था, पर इस वक्त किंगयुए को किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जो उसके पास रुककर उसकी रखवाली करे, और ग्रैंडवे क्लैन कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे शांत और स्टेबल माना जा सके। ऊपर से वहां वो सू हाराउन भी था जिसके दिमाग में गंदे ख्याल थे, इसलिए वो किसी भी हालत में किंगयुए को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। युनचे, क्या तुम यहाँ पहले कभी आ चुके हो? जैस्मिन ने अचानक पूछा। नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आया। तो फिर तुम उस छोटी बच्ची के साथ इतना स्पेशल बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम उससे आज ही मिले हो, पर जब तुमने उसे पहली बार देखा तो तुम्हारे इमोशंस पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। ये सब क्या चल रहा है? जैस्मिन ने एकदम सीरियस टोन में पूछा। हालांकि एक दूसरी छोटी बच्ची के मुंह से किसी के लिए वो छोटी बच्ची सुनना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। युनचे ने अपना सर उठाया और हल्के से बोला, ये एक ऐसा राज है जिसे मैं बता नहीं सकता। जैस्मिन। पूरी दोपहर युनचे ने लगातार क्विंग्युए के पास बैठकर उसकी रखवाली की, जबकि क्विंग्युए बिना हिले डुले वहां लेटी रही। उसके आसपास जो चांदनी जैसी सफेद रोशनी थी वो जरा भी कम नहीं हुई, और इस जादुई रोशनी ने क्विंग्युए की मैजिक पावर, प्रोफाउंड स्ट्रेंथ की ऑरा को पूरी तरह कवर यानी आइसोलेट कर रखा था, जिससे युनचे ये पता नहीं लगा पा रहा था कि उसकी पावर किस लेवल पर पहुंच चुकी है। पर यह अच्छा ही था। अगर एम्परर अवेकनिंग हार्ट पैलेट सच में उतना ही चमत्कारी था जितना कहानियों में लिखा था, तो शायद क्विंग्युए स्काई प्रोफाउंड रेल्म की बाउंड्री को तोड़ दे। अगर पावर ब्रेक थ्रू होने की ऑरा पूरे ग्रैंडवे क्लैन में फैल जाती तो फालतू का बवाल खड़ा हो जाता। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा और रात हो आई। इस वक्त अचानक बाहर से तेजी से चलने वाले कदमों, अर्जेंट फुटस्टेप्स की आवाजें आनी शुरू हो गईं, जैसे बहुत सारे लोग एक ही जगह पर जल्दी जल्दी जमा हो रहे हों। कदमों की आवाजें काफी देर तक आती रहीं, जब तक कि दूर से अजीब और अफरा तफरी भरा डिसऑर्डरली शोर आना शुरू नहीं हो गया। युनचे के सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि उसे वहां से आने वाली ठंडी हंसी, कैलेस लाफ्टर और गुस्से भरी गालियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। युनचे ने एक नजर क्विंग्युए की हालत पर डाली और फिर खिड़की के पास गया। उसने ध्यान से खिड़की का एक छोटा सा हिस्सा खोला और उस जगह की तरफ देखने लगा जहां से आवाजें आ रही थीं। ग्रैंडवे क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने पहले से ही लोगों की बहुत भारी भीड़ जमा थी। एक तरफ ग्रैंडवे क्लैन के लीडर्स और स्टूडेंट्स यानी डिसाइपल्स की टीम थी, जिनके आगे सू हैंग शैन खड़ा था और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। उनके ठीक सामने 300 काले कपड़े वाले आदमियों की एक फौज खड़ी थी। इन काले कपड़े वाले आदमियों की सेफ्टी यानी एस्कॉर्ट में 10 से ज्यादा अलग अलग कपड़े पहने हुए मिडिल एज्ड आदमी थे। वहां एक अकड़ से भरा हुआ बूढ़ा भी था, जो एक अजीब सी रैटन चेयर यानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, जो पता नहीं कहां से आ गई थी।
उसकी आंखें आधी बंद थीं और वो किसी देवता यानी ओल्ड डेटी की तरह बेपरवाह था, जिसका एटीट्यूड इतना घमंडी था कि उसकी नजर में बाकी सब कीड़े मकोड़े थे। सू हैंग यूए, मैंने हमेशा तुझे अपना दूसरा भाई मानकर इज्जत दी। हालांकि तूने पास्ट में क्लैन मास्टर की पोजीशन के लिए मुझसे फाइट की, पर मैंने उस बात को पीछे छोड़ दिया और कभी उसका जिक्र नहीं किया। इन पिछले कुछ सालों में क्लैन के सारे रिसोर्सेज और खजाने सबसे पहले तुझे ही दिए गए। मैं समझ सकता हूं कि तुझे भी हमारे पूर्वजों का वो खजाना चाहिए, पर तूने एक्चुअली ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ मिलकर ये घटिया और लालची चाल चली है। तू अपने मरे हुए पिता को क्या मुंह दिखाएगा? तू हमारे ग्रैंडवे क्लैन के पूर्वजों का सामना कैसे करेगा? सू हैंग शैन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी नजर एक दूसरे आदमी पर गई। और तू, ली युनजी, जब तू मौत के मुंह में था और तेरी जिंदगी एक धागे से लटक रही थी, तब तुझे किसने बचाया था? और किसने तुझे 10 साल से ज्यादा की शांति दी? क्या तू इस तरह मेरे पिता और मेरे ग्रैंडवे क्लैन के एहसान का कर्ज चुकाएगा? बिट्रेयल। वो मिडिल एज्ड आदमी ली युनजी जिस पर सू हैंगशान ने इशारा किया था, उसने हल्का सा कदम पीछे लिया और उसके चेहरे पर एक अजीब अननेचुरल एक्सप्रेशन आया, पर उसने तुरंत एक ठंडी आवाज कोल्ड स्नॉट के साथ जवाब दिया। पिछले क्लैन मास्टर का एहसान हमेशा मेरे दिल में रहेगा, और उन्हीं क्लैन मास्टर के इतने बड़े एहसान की वजह से ही मैं इस ग्रैंडवे क्लैन को तेरे हाथों में बर्बाद, डिस्ट्रॉयड होते हुए नहीं देख सकता। क्लैन मास्टर की कुर्सी छोड़ दे और खजाने की चाबियां हमारे हवाले कर। अगर तू इतना जिद्दी नहीं होता तो ग्रैंडवे क्लैन में अब तक एक भयानक ताकतवर एक्सपर्ट पैदा हो चुका होता। ग्रैंडवे क्लैन अभी तक एक टॉप सेक्ट बन चुकी होती, ना कि इस बेकार और बिना फल वाली हालत में होती जिसमें वो आज है। युनजी ने जो भी कहा वो 100% सच है। सू हैंगयाओ ने हंसते हुए कहा, हमारे मरे हुए पिता का तुझे क्लैन मास्टर बनाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर तूने पहले ही खजाने की चाबी दे दी होती और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ हाथ मिला लिया होता, तो इस नदी के ईस्ट का पूरा एरिया, ईस्ट ऑफ द रिवर, कब का हमारा हो चुका होता। तेरा ये जिद्दीपन पूरी ग्रैंडवे क्लैन के लिए एक बोझ बन गया है। उसने वहां बैठे उस बूढ़े की तरफ देखा और शैतानी हंसी के साथ बोला, यहां तक कि वो एल्डर्स, बूढ़े मास्टर्स, जिन्होंने कभी तुझ पर क्लैन मास्टर होने का सवाल नहीं उठाया, वो भी अब चुपचाप खड़े रहकर तेरा ये तमाशा नहीं देख सकते। शराफत से क्लैन मास्टर की कुर्सी हमें दे दे, आराम से जा और बच्चों को पढ़ाने का काम कर। ये क्लैन मास्टर की कुर्सी तेरे किसी काम की नहीं है। बहुत हो गई तेरी बकवास। सू हैंगशान गुस्से से हंसने लगा। ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड वालों की हरकतें हमेशा से ही घटिया रही हैं। बाहर उनकी इज्जत कौड़ी बराबर है और उनकी नजर हमेशा से हमारे ग्रैंडवेक माउंटेन के खजानों पर थी। अगर हमने ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ हाथ मिलाया तो ये किसी शेर के साथ दोस्ती करने जैसा होगा, और ये हमारे ग्रैंडवेक क्लैन की सैकड़ों सालों की साफ इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। और जहां तक हमारी क्लैन के खजाने की बात है, हमारे पूर्वजों ने साफ शब्दों में कहा था कि हम उस खजाने को सिर्फ तभी निकाल सकते हैं जब हमारी क्लैन में कोई ऐसा खतरनाक, स्टनिंग टैलेंट पैदा हो जो पूरी दुनिया को हिला सके, वरना हम उस खजाने को फालतू में बर्बाद कर देंगे और अपनी क्लैन का सबसे बड़ा मौका खो देंगे। अगर मैंने उसे अभी निकाल लिया तो ये सच में हमारे पूर्वजों की बेइज्जती होगी। डरररम। क्लैन मास्टर सू की बातें सुनने में कितनी कड़वी लग रही हैं। एक काले कपड़े पहना हुआ मिडिल एज्ड आदमी आराम से चलते हुए आगे आया। हमारी ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड दल से ग्रैंडवेक क्लैन के साथ मिलकर काम करना चाहती है। तुम मुझे दवाई और कीमती पत्थर दो और मैं तुम्हें जादुई हथियार दूंगा। ये दोनों के लिए फायदेमंद है। इस मामले में ब्रदर हैंगयुए की सोच और समझदारी आपसे कई गुना आगे है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इन पिछले कुछ सालों में तुम्हारी ग्रैंडवेक क्लैन एकदम रुकी हुई और बेजान हो गई है। हे मो किंग्या, सू हैंगशान का पूरा गुस्सा अब उस काले कपड़े वाले आदमी पर निकल रहा था। तू घटिया छोटा इंसान, तूने आज सुबह मेरी बेटी को किडनैप करने की जो कोशिश की थी, मैंने अभी तक उस बात का हिसाब बराबर नहीं किया है, और फिर भी तेरी औकात इतनी बढ़ गई कि तू खुद चलकर यहां आ गया। ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का इतना बड़ा होल्ड मास्टर होने के बाद भी तूने अपने आदमियों को एक छोटी सी 10 साल की बच्ची पर हाथ उठाने भेजा। क्या तू सच में ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का होल्ड मास्टर कहलाने के लायक है? सू हैंगशान की गुस्से भरी गालियों से हेमो किंग्या को रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा। क्लैन मास्टर सू गलत समझ रहे हैं। ये होल्ड मास्टर तो बस आपकी बेटी को एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मानकर इनवाइट करना चाहता था। किडनैप वर्ड यूज करना थोड़ा अजीब लगता है। सच्ची? सू हैंगशान ने अपने दोनों हाथ कसे। वो उन लोगों में से नहीं था जो जल्दी गुस्सा होते थे, पर ब्लैकवुड वालों ने सू लिंगर पर हाथ उठाकर उसकी सारी हद पार कर दी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, हे मो किंग्या, मैं जानता हूं तू कैसा कुत्ता है।
अगर आज हमारी क्लैन का मैटर सॉर्ट होने के बाद तूने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया तो यहाँ से जिंदा वापस जाने के बारे में सोचना भी मत। हेमू चिंग्या ने एक शैतानी स्माइल यानी ग्रिंड दी, पर बिना कुछ बोले उसने 2 कदम पीछे लिए। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर आराम से लेजर पोस्चर बांध लिए। हाँ भाई, वो यहाँ सिर्फ इस क्लैन की आपस की भयानक लड़ाई, ग्रेट बैटल के मजे लेने आया था। रिजल्ट चाहे जो भी हो, फायदा उसी का होने वाला था। वो बूढ़ा जो लगातार चुपचाप अपराइट बैठा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और बिना किसी इमोशन के हीडलेसली बोला, हेंगशान, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्लैन मास्टर की कुर्सी पर कौन बैठता है। अगर तू ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ काम नहीं करना चाहता तो भी मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, पर क्लैन के सबसे बड़े खजाने, ग्रेटेस्ट ट्रेजर की चाबी आज किसी भी कीमत पर बाहर आनी ही चाहिए। ग्रैंड वेक क्लैन के सबसे सीनियर पुराने बूढ़े की आवाज में एक अलग ही भारीपन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस था। सू हेंगशान का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने बिना सोचे समझे बोला, यह बिल्कुल नामुमकिन है। वहां का माहौल और भी ज्यादा टेंशन से भर गया। ग्रैंड वेक क्लैन के स्टूडेंट्स तेजी से भागकर आए और वहां लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। अगर वो लोग सिर्फ ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड से लड़ रहे होते तो वो एक साथ मिलकर उनका सामना कर सकते थे, पर ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड तो वहां तमाशा देखने वाला, स्पेक्टेटर्स बना हुआ था। ये जो 2 टीम्स थीं, जो एक दूसरे के खून की प्यासी, म्यूचुअल हॉस्टिलिटी बनी हुई थीं, ये दोनों ग्रैंड वेक क्लैन के ही लोग थे। बस फर्क इतना था कि एक टीम में वो लोग थे जो थोड़ी देर पहले ही क्लैन छोड़कर ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड में शामिल हो गए थे। इन दोनों टीम्स की भयानक बहस सुनकर युनचे को आखिरकार पूरा खेल समझ आ गया था। सूप वेक के ईस्ट रिवर वाले एरिया में ग्रैंड वेक क्लैन और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड सबसे पावरफुल सेक्ट्स थीं। ग्रैंड वेक क्लैन के पीछे ग्रैंड वेक माउंटेन था, जहां दवाई और ढेर सारे कीमती पत्थर मिलते थे। ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड ब्लैकवुड माउंटेन रेंज में था, जहां उन्हें लोहा और अजीब पत्थर मिलते थे। दोनों सेक्ट्स के खजाने एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी थे और ब्लैकवुड वालों ने हमेशा से ये रिसोर्सेज शेयर करने के लिए ग्रैंड वेक क्लैन के साथ काम करने की कोशिश की थी। पर ब्लैकवुड वालों की हरकतें घटिया, डिस्पिकेबल थीं और उनकी रेप्यूटेशन कौड़ी बराबर थी। हालांकि ग्रैंड वेक क्लैन के एल्डर्स उनके साथ डील करना चाहते थे, पर आज तक के सारे क्लैन मास्टर्स ने इस बात को रिजेक्ट यानी डिसएग्री कर दिया था। पर जब सू हेंगशान की जनरेशन आई तो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो पहले इनसे आधी लेवल नीचे था, उसने अचानक एक भयानक जंप यानी एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट ली और चुपचाप इस लेवल पर आ गया जहां वो ग्रैंड वेक क्लैन को बराबर की टक्कर दे सकता था। इसकी वजह से एल्डर्स ने और ज्यादा ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को लगता था कि ईस्ट रिवर को आपस में मिलकर रूल करना चाहिए, उनकी गिनती आधी से ज्यादा हो गई और उन्होंने सू हेंगशान पर हर रोज प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। पर आज जो भयानक पंगा चल रहा था, ये इसकी असली वजह नहीं थी। असली वजह थी वो चीज जो ग्रैंड वेक क्लैन के पूर्वजों ने यानी लेट एंसेस्टर्स ने उनके लिए छोड़ी थी, क्लैन का जादुई खजाना, मिस्टिकल ट्रेजर। साउथ बॉर्डर होली लैंड नाम की एक जगह से ग्रैंड वेक क्लैन के एक पुराने एल्डर को एक ऐसी कीमती चीज मिली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट के लेवल की है। युनचे ने ये नहीं सुना था कि क्लैन का वो कीमती खजाना आखिर है क्या, पर जिस लेवल की अहमियत वो लोग इसे दे रहे थे, यहां तक कि इसके पीछे इतनी बड़ी लड़ाई शुरू कर दी थी, तो पक्का ये कोई आम चीज नहीं थी। शायद ये सच में उस एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस की तरह किसी सेक्रेड ऑब्जेक्ट, होली आइटम के लेवल का ही कोई बवाल आफत था, क्योंकि क्लैन का खजाना इतना अनमोल था कि यही वो उम्मीद बन सकता था जिससे ग्रैंड वेक क्लैन पूरे अज्योर कॉन्टिनेंट के सूफ एक कंट्री की टॉप सेक्ट बन सकती थी। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस अनमोल खजाने को आखिर किस पर यूज किया जाए। ये डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर उन्होंने इसे किसी आम लल्लू पंजू स्टूडेंट पर यूज कर दिया तो ये बिना किसी शक के एक बर्बादी, वेस्ट होगी। इस मैटर को लेकर इतनी ज्यादा प्रिकॉशन, सावधानी रखी गई थी कि आज तक की जनरेशन, पीढ़ी ने कभी इस खजाने को यूज ही नहीं किया, बल्कि इसे किसी अनजान जगह पर छुपा कर रखा गया था। और सबसे बड़ी बात, उस छुपी हुई जगह को सिर्फ एक स्पेशल चाबी, की से ही खोला जा सकता था, और वो स्पेशल चाबी हमेशा अगले क्लैन मास्टर के हाथों में होती थी। और इस जनरेशन में वो चाबी सू हेंगशान के पास थी। दूसरी तरफ था सू हेंगयू, जो एक बहुत ही लालच से भरा इंसान था। उसकी नजर बचपन से ही क्लैन के इस सबसे कीमती खजाने पर थी। हालांकि उसका टैलेंट अच्छा था, पर वो कोई दुनिया हिला देने वाला टैलेंट नहीं था। फिर भी उसने ग्रैंड वेक क्लैन में एक ऊंचा मुकाम बना लिया था, और इन पिछले सालों में उसने ढेर सारे लोगों, असिस्टेंट्स को अपने साइड कर लिया था। वो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ हाथ मिलाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था।
ग्रैंडवे क्लैन के वो सारे एल्डर्स जो उसकी इस बात से अग्री करते थे, वो अपने आप उसकी टीम में शामिल होते गए। और इस वक्त सू हैंग यू का सू हैंग शान से वो चाबी, ट्रेजर की मांगने का जो जिद्दी इरादा था, यहां तक कि उसने सू हैंग शान से दुश्मनी मोल ले ली और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड की ताकत तक उधार मांग ली। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वो था उसका बेटा सू हाउ यू। इस साल सू हाउ यू पूरे 20 साल का हो चुका था और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के 8th लेवल पर पहुंच चुकी थी। ग्रैंडवे क्लैन की पूरी हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सू हैंग यू को लगता था कि उसके बेटे का टैलेंट इतना भयानक है कि वो अकेला इस क्लैन के खजाने का हकदार है। उसने ये बात सू हैंग शान को बार बार बोली और यहां तक कि क्लैन के लोगों को भड़काया कि वो सब मिलकर उस पर प्रेशर बनाए, पर सू हैंग शान कभी नहीं माना। क्यों? क्योंकि हालांकि सू हाउ यू का टैलेंट शॉकिंग था, पर वो उस लेवल का बिल्कुल नहीं था जिसे पूर्वजों ने वर्ल्ड स्टनिंग, दुनिया हिला देने वाला कहा था। ऊपर से सू हैंग यू शुरू से ही लालची था। अगर सू हैंग शान सच में वो खजाना सू हाउ यू को दे देता, तो फ्यूचर में ग्रैंडवे क्लैन की पूरी पावर और कंट्रोल सू हैंग यू के खून के हाथों में चला जाता। अपने मतलब सेल्फिश डिजायर्स के लिए उसने ग्रैंडवे क्लैन के अपनों में भेदभाव किया और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड की घटिया ताकत का सहारा लिया। अगर ऐसी सेक्ट उसके हाथों में चली गई तो क्लैन का फ्यूचर कितना भयानक होगा, इसकी कोई हद नहीं थी। सू हैंग शान, अगर तूने क्लैन का वो खजाना थोड़ा पहले निकाल दिया होता तो मेरा बेटा हाउ यू अब तक आसमान चीर चुका होता और 10 साल से भी कम टाइम में वो हमारी ग्रैंडवे क्लैन को उस ऊंचाई तक ले जाता जिसका हम सिर्फ सपना देख सकते हैं। सू हैंग शान ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, तुझे लगता है हमें नहीं पता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू मेरे बेटे के टैलेंट से जलता है और खुद अकेले क्लैन का खजाना निगलना चाहता है। लोगों का सेल्फिश और जल कुकड़ा होना नॉर्मल है, पर तू चाहता है कि पूरी ग्रैंडवे क्लैन को तू अपने पीछे बर्बाद करके घसीटे। ग्रैंडवे क्लैन का एक एल्डर होने के नाते मैं इस बात के लिए कभी हाँ नहीं करूंगा। बकवास, सू हावरान गुस्से से दहाड़ा। साफ दिख रहा है कि तू ही सेल्फिश है। क्लैन का खजाना अपने हाथ में लेने के लिए तू उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा रहा है। तुझमें रत्ती भर भी शर्म नहीं है। यो, सू हैंग यू ने ठंडी आवाज में ताना मारा। एक एल्डर की बात खत्म भी नहीं हुई और तेरे बेटे का गुस्सा आसमान पर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस क्लैन मास्टर का अपना बेटा हमारे हाउ यू से ज्यादा हकदार है? सही बात है, अगर तो मेरे हाउ यू को हरा दे तो ऑटोमेटिकली तू उससे ज्यादा हकदार बन जाएगा। हाउ यू, आओ और अपने भाई हावरान के सामने अपनी पावर दिखाओ। जी फादर। सू हैंग शान के पीछे से एक 20 साल के आसपास का जवान लड़का बाहर निकल कर आया, जो पूरे सफेद कपड़ों में था। हालांकि उसका चेहरा एकदम शांत था, पर उसकी आंखों से उसका सारा घमंड साफ छलक रहा था। ब्रदर हावरान, तुम चाहे कितनी भी बकवास कर लो, उसका कोई फायदा नहीं। अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं खुद शर्म के मारे क्लैन का खजाना कभी नहीं मांगूंगा, और आज के बाद हम कभी क्लैन मास्टर से इस बात पर बहस नहीं करेंगे। आओ। तू? सू हावरान ने अपने गुस्से को इतना दबा लिया कि उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। हालांकि सू हाउ यू उससे उम्र में आधा साल छोटा था, पर उसकी पावर स्पिरिट प्रभावन रेल्म के 8वें लेवल तक पहुंच चुकी थी। सू हावरान उसके आगे बच्चा था। उसकी सच में लड़ाई हुई तो उसका रिजल्ट यही होगा कि वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसकी सारी इज्जत खाक हो जाएगी। सू हैंग शान का सीना फूला और उसने गुस्से से एक लंबी सांस छोड़ी। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रदर हावरान की हिम्मत जवाब दे गई? ब्रदर हावरान, इतना टेंशन मत लीजिए, हम तो बस खेलने वाले थे बस। मैं पक्का आपको ज्यादा जोर से नहीं मारूंगा। ऊपर से अगर बाई चांस आप इस छोटे भाई को हरा दें तो क्या आपको वो सब नहीं मिल जाएगा जो आप चाहते हैं? सू हाउ यू ने सू हावरान की तरफ अपनी उंगली उठाई और उसके चेहरे पर ऐसी बेइज्जती और शैतानी हंसी थी कि किसी का भी खून खौल उठे। बहुत हो गया, अब और बहस नहीं। एक भारी और पुरानी आवाज गूंजी। ग्रैंड एल्डर सू वॉन्जी, जो उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी धीमी आवाज में एक भयानक पावर, ऑ इंस्पायरिंग थी। इस बात पर हैंगवे सच में थोड़ा गलत, इम्प्रॉपर था, पर यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओ हैंग शाय, हालांकि हमारे पूर्वजों ने कहा था कि क्लैन का खजाना तब तक मत यूज करना जब तक कोई दुनिया हिला देने वाला वर्ल्ड शेकिंग स्टूडेंट ना मिल जाए। पर हमारे पूर्वजों के दुनिया हिला देने के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। हाउ यूए एक ऐसा जीनियस है जो 100 सालों में एक बार पैदा होता है। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, फिर भी वो स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के 8th लेवल पर पहुंच चुका है। सुक्वे कंट्री में वो पहले ही वर्ल्ड शेकिंग वर्ड पर खरा उतरता है। मेरे हिसाब से तो हाउ यूए के पास क्लैन का खजाना यूज करने की पूरी क्वालिफिकेशन यानी हक है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले 100 सालों में, सेंचुरी में, ग्रैंड वे क्लैन में हाउ यूए से बड़ा टैलेंट पैदा होना
लगभग नामुमकिन है। भाई सू वॉन्जी के सारे शब्द साफ साफ सू हैंगयुए के साइड झुके हुए थे, पर उन बातों का कोई काट इररेफ्यूटेबल नहीं था। उसने सू हैंगशान को घूरते हुए शांत आवाज में आगे कहा, इस साल हाओ युए 20 साल का हो गया है। अब वो बच्चा नहीं रहा। अगर वो थोड़ा और बड़ा हो गया तो क्लैन का खजाना यूज करने का असर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हैंगशान, अगर तू अभी भी अपनों की बात ऑब्स्टिनेटली नहीं समझना चाहता और क्लैन के खजाने पर सांप की तरह मरते दम तक बैठना चाहता है बिना उसे किसी को दिए, तो क्या होगा अगर हमारी ग्रैंड वेक क्लैन में वो सो कॉल्ड वर्ल्ड शेकिंग जीनियस कभी पैदा ही ना हो? क्या क्लैन का खजाना हमेशा के लिए ऐसे ही लॉक्ड यानी सील्ड रहेगा? हमारी क्लैन अब तक आसमान छू चुकी होती, पर इस जिद की वजह से हम कब से एक ही जगह अटके यानी स्टैग्नेंट हुए हैं। अगर कल को कोई ऐसी मुसीबत कैलामिटी आ गई जो हमारी क्लैन पर भारी पड़ी, तो उस वक्त क्लैन का खजाना यूज करना बहुत लेट हो जाएगा। सू हैंगशान जितना अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसकी भौहें उतनी ही टाइट होती जा रही थी। अगर सू हैंगयुए एक ईमानदार एल्डर और सू हाओ युए का दिल साफ यानी काइंड हार्टेड नेचर होता, तो भले ही सू हैंगशान को वो ठीक ना लगता, पर वो इतना जिद्दी नहीं बनता। पर क्योंकि सू हैंगयुए के लोगों ने क्लैन का खजाना पाने के लिए ये सारी घटिया चाल चली थी, ये बात अब समझौते यानी अनकॉम्प्रोमाइजेबल के बिल्कुल बाहर थी। उसका क्लैन के लोगों को अपनी साइड एंटाइसिंग करना एक बार को माफ किया जा सकता था, पर ब्लैकवुड स्ट्रांग होल्ड की ताकत का यूज करके क्लैन पर प्रेशर बनाना, ये सीधा सीधा क्लैन को धोखा देने जैसी हरकत थी। इन लालची और बेशरम लोगों के सामने चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए, वो क्लैन का खजाना देने के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। तो फिर एक काम करते हैं। सू वॉन्जी ने अपनी आंखें छोटी की और धीरे से बोला, हैंगशान, अगर तू हमारी क्लैन में से किसी ऐसे 20 साल से कम उम्र के लड़के को ले आए जो हाओ युए को हरा सके, तो हैंगयुए आज के बाद कभी क्लैन के खजाने की बात दोबारा नहीं उठाएगा। ये सुनकर सू हैंगयुए और सू हाओरान की पूरी टीम हंसने लगी। सू हैंगयुए ने अकड़ के साथ कहा, ठीक है, अगर मेरी ग्रैंड वेक क्लैन में कोई भी 20 साल से छोटा लड़का है जो हाओ युए को हरा सके और ये साबित कर सके कि उसका टैलेंट सबसे बड़ा नहीं है, तो मैं अपने पिछवाड़े पर लात खाकर यहां से निकल जाऊंगा। मैं दोबारा कभी क्लैन के खजाने का नाम नहीं लूंगा और आज की अपनी इस बदतमीजी के लिए क्लैन मास्टर से माफी भी मांगूंगा। पर अगर कोई भी हाओ युए को हरा ना पाया तो फिर प्लीज हैंगशान, क्लैन के खजाने की चाबी हाओ युए को दे देना। मुझे नहीं लगता कि यहाँ मौजूद कोई भी एल्डर या क्लैन का मेंबर इस बात को और ज्यादा खींचना या इस पर कुत्तों की तरह बहस करना चाहता है। सू हैंगशान ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से कसी कि उसकी उंगलियों से खटखट यानी टूटने की आवाजें आने लगी। अचानक, इससे पहले कि वो गुस्से में उन्हें गाली देता, उसके ठीक बगल से एक एटीट्यूड से भरे जवान लड़के की आवाज आई। क्या मस्त आइडिया है, सच में बहुत बढ़िया आइडिया। ग्रैंड एल्डर कहलाने के लायक आपके आइडियाज भी कितने फेयर हैं। इतना अच्छा आइडिया कि मैं अपने दोनों हाथ उठाकर इसको सपोर्ट करूंगा। यूनचे के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी जब वो धीरे धीरे और फुल रिलैक्स मूड में चलते हुए आगे आया। उसके हाथों में उसने डर से कांपती हुई सूलिंगर को पकड़ा हुआ था, जो कसकर यूनचे की बॉडी से चिपकी हुई थी। हुआ ये था कि जब यूनचे इस नाटक को और बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो ड्रैगन पर्चिंग पेविलियन से बाहर निकला और उसने देखा कि सूलिंगर एक पेड़ के पीछे से छुपकर ये सब देख रही है। उसे अपने कमरे से बाहर निकलता देख सूलिंगर अपने छोटे पैरों से भागकर उसके पास आई और घबराते हुए बोली, बिग ब्रदर यूनचे, पापा ने कहा था आप उधर नहीं जा सकते, वहां बहुत डेंजर है। टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। यूनचे ने स्माइल करते हुए कहा, लिंगर, तुम यहीं रुको, तुम्हें वहां किसी भी हालत में नहीं जाना है। एक बार ये मैटर खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये बोलकर यूनचे आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने एक कदम लिया, वो वापस रुका और सूलिंगर से बोला, लिंगर, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूं? यूनचे की आंखों में देखकर सूलिंगर ने बिना सोचे और अपनी पूरी ताकत से सर हिलाया। तो फिर चलो, हम दोनों साथ चलते हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। यूनचे ने हल्के से कहा और सूलिंगर का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसके दिल में सूलिंगर के लिए सबसे सेफ जगह सिर्फ और सिर्फ उसके बगल में ही थी। वो कहीं और होती तो उसको चैन नहीं मिलता। जैसे ही यूनचे की वो घमंडी यानी प्राइडफुली एरोगेंट आवाज वहां गूंजी, वो पल भर में पूरे क्राउड का सेंटर यानी फोकल पॉइंट बन गया। सू हैंगशान डर के मारे सफेद पड़ गया और चिल्लाया, लिटिल ब्रदर यून और लिंगर, तुम यहाँ क्यों आए हो? जल्दी इस जगह से भाग जाओ। यहाँ जो भी चल रहा है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और ये ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें आना चाहिए था। पहले जब यूनचे ने सूलिंगर को बचाया था, अगर ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड वालों ने उसे पहचान लिया होता कि ये वही लड़का है जिसने उनका मेन प्लान खराब किया था, तो उनकी नजरें उस पर गड़ जातीं। और जहां तक सूलिंगर की बात थी,
उसके लिए तो यहाँ आना और भी भयानक डेंजर था। ये सीधी और सच्ची बातें बोलकर उसने अपना सारा गुस्सा और कड़वाहट पीछे छोड़ दी थी और उन्हें वहीं रोकना चाहता था। ये ऐसी जगह थी जहां उन्हें गलती से भी नहीं होना चाहिए था। पापा, मैं नहीं डरती। मैं यहाँ पापा को सपोर्ट करने आई हूँ। सू हेंगशान की तरफ देखकर सूलिंगर ने एक बहुत ही प्यारी स्माइल दी, पर फिर भी वो यूनचे के और करीब आ गई और उसने यूनचे को अपने दोनों छोटे हाथों से कसकर पकड़ लिया। मैंने खुद सूलिंगर को यहाँ लाने का डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर सूलिंगर मेरे पास नहीं होती तो मुझे चैन नहीं मिलता। यूनचे एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ और एक भारी आवाज में बोला, पर मैं सीनियर सू से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शांत रहें। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं सूलिंगर के एक बाल का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। जब सू हंगशान ने युनचे की आंखों का एक्सप्रेशन देखा तो वो थोड़ी देर के लिए जम यानी स्टंट गया। अपनी सालों की जिंदगी और स्ट्रगल्स में उसने ऐसी फिल्मी बातें कई बार सुनी थी, पर उनमें से किसी ने भी उसके दिल को इतना नहीं छुआ था जितना इस बार छुआ था। वो सेंटेंस, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं लिंगर के एक बाल का भी नुकसान नहीं होने दूंगा, सिर्फ युनचे के मुंह से निकला हुआ कोई डायलॉग नहीं था। ये एक ऐसी बात थी जो उसकी विल पावर और आत्मा की गहराइयों से निकली थी। युनचे की आंखों में देखकर उसने उसके शब्दों में छुपी हुई भयानक डिटर्मिनेशन यानी जिद फील की। उसको 100% यकीन हो गया था कि अगर लिंगर को बचाने की कीमत एक जान मांगती है तो ये लड़का बिना एक सेकंड सोचे खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। उसने हल्के से सू लिंगर का हाथ पकड़ा हुआ था। वो एक अजीब सा धुंधला पर पावरफुल एहसास था, बिल्कुल वैसा जैसे वो अपनी पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा हो। और सू लिंगर भी उसको कसकर पकड़ रही थी। हालांकि वो अपने बाप के सामने आ चुकी थी, फिर भी वो युनचे के बगल में खड़ी रही और अपने बाप के पास भागकर नहीं गई। उसकी आंखों में अपने बाप के लिए फिक्र थी, पर वो डरी हुई यानी फियरलेस बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे जब तक वो युनचे से चिपकी हुई है, उसे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। युनचे और उसकी बेटी साफ तौर पर आज ही पहली बार मिले थे। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों इतनी जल्दी इतने डीप कनेक्शन यानी इंटीमेसी तक कैसे पहुंच गए। उसको लगता था कि जो दो लोग पिछले 10-12 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हों, वो भी एक दूसरे पर इतना प्योर डिपेंडेंस या भरोसा शो नहीं कर सकते। क्या ये सच में ऊपर वाले की लिखी हुई कोई हेवनली फेट थी? भाई लोग, क्या एंट्री मारी है युनचे ने। मेरी जान चली जाए पर इसका बाल बाका नहीं होगा। उफ, ये सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब जब युनचे इस बैटल ग्राउंड में कूद ही चुका है, तो वो इन अकड़ वाले एल्डर्स और उस घमंडी सुहायु का कैसा कचुम्बर निकालने वाला है? क्या युनचे अकेला इस पूरे ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड और बिकाऊ एल्डर्स की धज्जियां उड़ा देगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक ठोक दो, कमेंट में आग लगा दो और कल के सबसे बवाल सेट का इंतजार करो। मिलते हैं एक नए धमाके के साथ। सायोनारा।